सुखम वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता इमेषा धर्म त्वां नमामो वयम् तदीयाय कार्याय वद्धागतीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्ते अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्देन्द्रम्। जी हाँ, ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए सबसे पहले ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज हमने आपके सामने रखा, क्योंकि इन्हीं दो तस्वीरों से भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है, ऐसा समझा जा रहा है। चर्चाएं चल पड़ी हैं, माने इसको आपको समझाएंगे। मैं हूं आपके साथ आशा झा। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई सुबह सुबह नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल होकर अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में सार्वजनिक मंच से आरएसएस की प्रार्थना योगी आदित्यनाथ की। फिर शाम को दूसरी तस्वीर आपने देखी, संघ प्रमुख मोहन भागवत के माधव भवन में 30 मिनट तक उनसे मुलाकात। और यूं तो बीजेपी इसे शिष्टाचार वाली भेंट बता रही है, मोहन भागवत को शपथ ग्रहण के लिए न्योता देने के लिए मुलाकात बता रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पर्दे के पीछे की कहानी बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि ये तस्वीरें नहीं जो हमने आपको दिखाई, बल्कि एक संदेश है। इसे एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। और कुछ ऐसा ही संदेश 2016 में गोरखपुर से संत समाज की बैठक से दिया गया था, और इसमें योगी जैसे फायर ब्रांड नेता को संतों ने मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। और 2017 में तमाम तरह की अटकलों के बीच अचानक योगी को यूपी का चेहरा बनाया गया, यूपी के मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। और अब एक बार फिर संघ प्रमुख से बड़ी जीत के बाद फौरन मुलाकात एक बड़ा संदेश दे रही है। योगी का मंत्रिमंडल भी इसी प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो क्या है आरएसएस का प्लान, क्या है योगी की रणनीति, क्या अटल आडवाणी के बाद बीजेपी में जो वैक्यूम, जो नेतृत्व का खालीपन था, उसको भरने के लिए योगी को पहले से ही फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, और साथ ही योगी के बड़ी जीत के बाद कैसे विपक्ष में बिखराव भी शुरू हो गया, आपको ये भी बताएंगे। ये भी बेहद दिलचस्प है देखना। आफ्टर इफेक्ट, जैसा भूकंप के बाद आफ्टर इफेक्ट होता है, ठीक वैसे ही इस बड़ी जीत के बाद आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अजीत सिंह, अखिलेश यादव आखिर आरोप क्यों लगने शुरू हो गए हैं? राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं दरअसल मसूद अहमद। इन्होंने जयंत चौधरी, अखिलेश यादव पर क्या आरोप लगाए और पार्टी से क्यों इस्तीफा दिया, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आज आपको पहले तो प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। पहली बार गोरखपुर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं, और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देखिए, ऐसा है जो महागठबंधन बना उसमें बीजेपी से लड़ने के बजाय लोग आपस में लड़ने लगे। वो चाहे टिकट का बंटवारा रहा हो, और चाहे अखिलेश जी जो है वो नेताओं, वो अपनी पार्टी को, उनको ये लगा कि कहीं ये नेता बड़े ना हो जाएं, ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे तो कहीं विस्तारवाद न करें, तो वो नेताओं को रोकने में लगे रहे। और मैं समझता हूँ कि जो गठबंधन के जितने नेता थे, किसी का सम्मान, उचित सम्मान नहीं किया। नतीजे में सब बिखर गए। ठेका छुपा रखने के लिए लोगों ने चुनाव लड़ लिया, लेकिन कोई भी नेता खुश नहीं था। ये आपने सुना जो आरोप लगाए गए, और इसलिए क्या ये विपक्ष का बिखराव देखने को मिल रहा है, और यही आफ्टर इफेक्ट है जो कि अब चुनाव बाद देखने को मिल रहा है। बात इस पर भी करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि
योगी को क्या आने वाले भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, दो तस्वीरों के मायने किस प्रकार से निकाले जाएं, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गीता भट्ट संघ समर्थक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। इंद्रजीत सिंह आरजेडी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दो और चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, राजीव रंजन और मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, राजीव नोएडा से हमारे साथ हैं। राजीव, मैं योगी आदित्यनाथ पर ही चर्चा से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि कहावत है वर्तमान तभी अच्छा होता है जब भूत में नींव मजबूत रखी गई हो। तो क्या भविष्य के उसी वर्तमान को तैयार होते देख पा रहे हैं आप? जब संघ प्रमुख मोहन भागवत मुलाकात करने पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ से, 40 मिनट की मुलाकात होती है, उसके पहले हमने देखा संघ की प्रार्थना करते योगी आदित्यनाथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वहां तक पहुंच गई है जहां तक भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के जन्म के समय भी शायद उसके नेताओं ने, जिन्होंने पार्टी बनाई है, ये सपना न देखा रहा हो। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पहुंचा दिया है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी को पहुंचा दिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रीढ़, अगर आप कहिए बैकबोन कहिए, तो भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उनके स्वयंसेवक है जो इस पार्टी के लिए दिन रात पूरे भारत भूभाग पर काम करते रहते हैं, जो बैकबोन की तरह काम करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही आधार है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अराजनीतिक संगठन होते हुए भी तमाम उसके स्वयंसेवक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, वो यहाँ तक आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ स्वयंसेवक कभी नहीं रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके संघ का उनको आशीर्वाद, एक तरह से 2017 में संघ ने वीटो लगाकर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया। अभी जब 2021 में आप बहुत उथल पुथल उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, तब भी संघ ने वीटो लगा करके ही एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को 2022 का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। बात ये नहीं है, बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते और उनके शीर्ष पर रहते अभी दूसरे किसी व्यक्ति की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। 20 वर्षों का मुझे लगता है कि 20 वर्षों का एज डिफरेंस, उम्र का अंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में है। निश्चित तौर पर आज योगी आदित्यनाथ देश के सारे बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों में सबसे ऊपर है और उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। एक भगवाधारी, एक संत, एक महंत, आरएसएस की उस विचारधारा को बहुत सूट भी करता है जो वो लगातार पिछले 98 सालों से जिस विचारधारा पर आरएसएस बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मोहन भागवत वैसे तो संघ के काम के सिलसिले में गोरखपुर गए, लेकिन 40 मिनट की योगी आदित्यनाथ की उनकी वार्ता, योगी आदित्यनाथ का नमस्ते सदा वत्सल्य करना, ये एक संकेत है कि योगी आदित्यनाथ पर आरएसएस का पूरा वरदहस्त है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की चाहत के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता। तो योगी आदित्यनाथ को आरएसएस का पूरा वरदहस्त है, पूरा उन पर हाथ है। और मोहन भागवत के साथ जो 40 मिनट की बातचीत हुई है, वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का विस्तार, शपथ ग्रहण और मंत्रियों को चुनने में जो अभी 2-3 दिन चलना है, जो कार्रवाई होनी है, जो पूरी मंत्रणा मंथन होना है 25 तारीख को वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में। तो कितने उप मुख्यमंत्री हों, कौन कौन लोग मंत्री हों, जिस तरीके की नाम और चेहरे करीब करीब अब सामने आने लगे हैं। सुरेश खन्ना वरिष्ठ जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, योगी सरकार में की मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ मंत्री रहे थे, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की बात की जा रही है। तमाम नए चेहरों को लाने की, नए चेहरे लाए जाएंगे क्योंकि कई सारे मंत्री चुनाव हार भी गए। तो ऐसी स्थिति में, और ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार में शायद पूरी जो मंत्रिपरिषद की संख्या उतने शपथ न दिलाई जाए। लेकिन इस बीच जो दूसरा मुद्दा है, आशा आपने बहुत दिलचस्प, वो ये है कि चुनाव हारने के बाद आरएलडी और ने ये ऐलान किया था कि 2024 का चुनाव वो अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे। और ऐसे में ही उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा ये देते हुए कह दिया कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को तो आरएलडी के टिकट पर लड़वा लिया, लेकिन अपने टिकट पर आरएलडी के नेताओं को उन्होंने मौका नहीं दिया। और
बड़ा आरोप ये भी लगाया कि टिकट गलत तरीके से पैसे पर भी दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने मुसलमानों दलितों के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा है। तो एक जो सिर्फ टउल हार के बाद होती है, उसकी शुरुआत उसी पार्टी से हो गई जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा अखिलेश यादव को था। और ओम प्रकाश राजभर के बारे में हमने कल ही चर्चा की थी और वो चर्चा हवाओं में है। हालांकि न्यूज़ 24 से जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बातचीत की है उसमें एक सिरे से खारिज किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई अभी उनकी योजना नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो राजभर है, वो कब क्या कहे, कब पलट जाएं, इसका कोई भरोसा भी नहीं है। तो आने वाले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में बड़े नाटकीय घटनाक्रम हो सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा। राजीव, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मानस के पास सीधा रुक कर लेते हैं, और जिसका आपने भी अभी भी जिक्र किया कि बीजेपी का भविष्य तलाशा जा रहा है। मानस, लेकिन क्या ये जो खबरें सामने आ रही हैं, या फिर कल भी भले उन आशंकाओं को बहुत ज्यादा उसमें बल हो या ना हो, राजभर क्या करेंगे, स्वयं प्रसाद मौर्य क्या करेंगे, बाकी तमाम गठबंधन के सहयोगी क्या करेंगे, लेकिन क्या वर्तमान बिखर रहा है विपक्ष का, ये दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिसकी कल्पना नहीं की थी शायद विपक्ष के नेताओं ने, बिल्कुल वैसे उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत परिणाम आए। और प्रचंड बहुमत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी फिर से मैदान में ताल ठोक रही है, और तमाम जब कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐन चुनाव के मौके पर 4 मंत्री छोड़ करके चले गए पार्टी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जनाधार के सामने आई, तो निश्चित तौर पर जो तमाम विपक्षी दल है उनमें कलह शुरू हो गई है। और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी की। आप देखिए कि उससे पहले कांग्रेस में किस तरीके का घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, और पार्टी में एक बड़े प्रवक्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वो लगातार एक के बाद एक हमला करते चले जा रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर, और तमाम खामियों को उजागर कर रहे हैं, और कह रहे हैं इस दुर्दशा के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, या उनके साथ जो आसपास के लोग जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो दूसरा घमासान आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच नज़र आ रहा है। दरअसल जब चुनाव हारने के बाद जब खामियां तलाशी जाती है तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता है। यहाँ पर जो आरएलडी है वो समाजवादी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही। हालांकि समाजवादी पार्टी भी सख्ते में है, और उसने भी अपने तमाम पार्टी के जो जीते हुए विधायक हैं उनके साथ साथ बड़े नेताओं की बैठक आने वाले दिनों में बुलाई है। उम्मीद की जा रही है 27 से 28 तारीख में ये बैठक होगी। और अब तो अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ईमेल एड्रेस जारी करके कहा है कि उस पर अपने सुझाव भेजें और बताएं कि हम चुनाव क्यों हार गए। इसमें से तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे थे कि वो तमाम कोशिशों के बाद अखिलेश यादव से इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा काकस है जो उनको घेरे रखता है, वो अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचाते। लेकिन अब अखिलेश यादव भी इस बात के लिए विवश हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं से सीधी बात करें, उस दीवार को तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं जो दीवार उनकी अपने ही कुछ खास लोगों ने बना रखी थी। ऐसा खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, और वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। जहाँ तक की बात भारतीय जनता पार्टी की है आशा, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के तौर पर सामने आई है, और ये अपने आप में इतिहास से 3 दशक से भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया कि सरकार रिपीट होने के बाद नेक्स्ट टर्म मुख्यमंत्री का मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मुखिया, उनके साथ जो मंथन हुआ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, और राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं, वो भी संघ से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए वो भी आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल पर भी किस तरीके का आकार होगा, क्या किन विषयों के साथ जनता के बीच अब जाना, और कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिनको पूरा करना, उन पर चर्चा हुई है। एक बड़ा नाम मैं आपको बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य, जिनको लेकर के बार बार चर्चा हो रही है। ये भी तय किया जा रहा है कि शायद उनको दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। लेकिन जो बड़ी चुनौती है कि 11 मंत्री हार गए चुनाव, 4 मंत्री चुनाव से पहले छोड़ के चले गए थे पार्टी को, तो कौन कौन से नए चेहरे हैं जिनको शामिल किया जाना है। एक मोटी आउटलाइन उस पर चर्चा हुई है। और बाकी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही कि कल अमित शाह लखनऊ आने वाले हैं, जहां पर औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 25 तारीख की खबर पे पूरी तरीके से मोहर है। न्यूज़ 24 ने 2 दिन पहले ही कहा था, और वो 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, और साथ ही साथ जो विपक्ष का बिखराव है अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये बिल्कुल, आप बने रहिए मानस। अब मैं सियासी मेहमानों का रुख करती हूँ, लेकिन उससे पहले गीता भट्ट, एक बार आपके पास आ जाती हूँ कि
क्या आने वाले समय में मोदी शाह की ये जो बीजेपी है और जो तस्वीरें हमने देखी, और इसलिए ये सवाल जो है ये बहुत प्रमुख हो जाता है, आने वाले समय में मोदी शाह की बीजेपी में योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। क्या होगी वो भूमिका? देखिए जी, ये एक तो बात जो बार बार आ रही है चर्चा में, उसमें ये स्पष्ट होता है कि कोई भी एक राजनीतिक संगठन जो बहुत अपना प्रभाव जनता के बीच में रखता है, वो ऐसा संगठन होता है जो कि वंशवाद या परिवारवाद से घिरा हुआ ना हो, और जिसमें अपनी मेधा के आधार पर अपने समाज के प्रति समर्पण के आधार पर, अपने नेतृत्व की कुशलता के आधार पर उसको उस राजनीतिक संगठन में बढ़ाया जाए। तो ऐसा जो भी राजनीतिक संगठन होगा वो आगे अच्छा काम करेगा। तो आप अगर देखें तो ऐसे जो भी राजनीतिक संगठन है जिन्होंने अपने यहाँ जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर ऐसी मेधा है उन्हें बढ़ाया, वो अच्छा कर रहे। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ स्वरूप आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये आप मान रही है ना गीता भट्ट की योगी आदित्यनाथ को बढ़ाया जा रहा है संघ की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे एक्सेप्ट करने में नहीं, आपने प्रश्न मुझसे कुछ और किया था, आपने संघ की तरफ से नहीं कहा था। देखिए संघ का अगर बार बार एक अभी आपके जो वो हैं रिपोर्टर्स हैं वो भी इस बात पर बात कर रहे थे। देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो एक जो है समाज के प्रति समर्पित जो है सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, और उसके बहुत सारे अनुसांगिक संगठन है। अब वो अनुसांगिक संगठन हर क्षेत्र में है, विद्यार्थियों के क्षेत्र में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, ऐसे ही राजनीति के भी क्षेत्र में है। तो अब जो एक वैचारिक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन हर संगठन लेता है, लेकिन अपने जो निर्णय लेने हैं उसकी पूरी स्वतंत्रता। दरअसल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गीता भट्ट, जरा इसका एनालिसिस कीजिए गीता भट्ट। 5वीं बार है गोरखपुर गए हैं, ये 14 आज तक प्रधानमंत्री देश में हुए हैं, 8 यूपी से ही हुए हैं। तो क्या उसी डगर पर एक बार फिर बीजेपी चल पड़ी है जब योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच जाते हैं, चुनाव बाद पहुंच जाते हैं मिलने के लिए? जी नहीं, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जो माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के जो भी कार्यक्रम रहते हैं वो लगभग साल भर पहले से निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई कार्यक्रम बन जाता है, साल भर पहले से। और जो चुनाव है किसी भी राज्य में, वो चुनाव जो है वो तो इलेक्शन कमीशन अपने अनुसार उन्हें, ये तो संयोग है, संयोग मात्र है। जैसा आपने स्वयं कहा कि ये राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है आप संयोग से बता रही हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जो 30 सालों में नहीं हुआ, 3 दशक में जो नहीं हुआ, वो पहली बार योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया। अब तो इस चुनाव बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये योगी की जीत या मोदी की जीत, क्या ये भी एक कारण योगी के बढ़ते कद का, और इसलिए भावी, पता नहीं मैं साल नहीं बता सकती, लेकिन भावी पीएम के तौर पर ये प्रोजेक्शन अभी से वो न्यू मजबूत की जा रही है? देखिए आशा जी, ऐसे देश में इस समय बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो दशकों में कभी नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 हटेगा, अनुच्छेद 35 से ही हटेगा, दशकों में ये नहीं हो पाया। सैकड़ों वर्ष से इस बात की प्रतीक्षा थी कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव का कार्य पूरा हो गया है और अब रिटेनिंग वॉल का काम चालू हो चुका है। ये भी वर्षों से, लोगों की दशकों से इसकी अपेक्षा थी, ये भी काम पूरा हुआ। नोएडा को लेकर के अंधविश्वास पाखंड था, उस पाखंड को तोड़ने का काम भी योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, कई नए रिकॉर्ड गढ़ने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जनादेश लेकर के हमने जो 3 दशक से एक रिकॉर्ड था उसको हमने तोड़ने का काम किया कि कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती, कोई मुख्यमंत्री दोबारा शपथ नहीं लेता है, हमने उसको तोड़ने का काम किया है। जहां तक आपका सवाल योगी आदित्यनाथ जी की भविष्य की भूमिका को लेकर के, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जहां परस्पर परामर्श करके सामूहिक नेतृत्व के आधार पर किसी कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व क्या होगा यह तय करने का काम किया जाता है। ये कोई परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि गांधी परिवार का पैदा हुआ व्यक्ति ही इसलिए योग्य होगा कि वो पार्टी का अध्यक्ष या शीर्ष भूमिका को निभाएगा। कोई सैफई कुंबे का ही व्यक्ति पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से चलाएगा और वही उसका उत्तराधिकार संभालेगा। भारतीय जनता पार्टी में आगे का नेतृत्व किसके पास होगा, जेपी नड्डा जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद मैंने ये सवाल राकेश जी दरअसल आपसे इसलिए पूछा, 2012 याद होगा आपको, तीसरी बार जीते थे प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे मोदी, तीसरी बार जीते थे गुजरात चुनाव, और बहुत बड़े बड़े जो केंद्र के बड़े नेता बीजेपी के थे वो साइड लाइन हो गए थे उस जीत के बाद, और तब प्रोजेक्शन शुरू हो गया था। क्या ये दूसरी जीत ही कर दे रही है योगी आदित्यनाथ के लिए? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप किसी घटनाक्रम की या किसी बात का उल्लेख दूसरे के साथ समझौता ढूंढ करके नहीं कर सकते हैं।
नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे नेता के रूप में स्वीकार किया जाए, ये पार्टी के भीतर और सब वैचारिक संगठनों के भीतर परामर्श के बाद ही हुआ था। धीरे धीरे किसी का नेतृत्व विकसित होना ये भारतीय जनता पार्टी का वैशिष्ट है और भारतीय जनता पार्टी इसके आधार पर अपने नेता का चयन करती है, अपने नेता विकसित करने का काम करती है। गर्भ से नेता नहीं पैदा होते हमारे यहाँ, ये बात स्पष्टता से कहता हूं। तो अच्छी बात है ना, आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ कर रहे हैं, ये व्यक्तित्व निखारा जा रहा है, आगे के लिए, भविष्य के लिए नींव मजबूत की जा रही है। एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आशा जी। कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उसकी क्या भूमिका होगी ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है। और पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर, जनता के रुझान के आधार पर, सब वैचारिक संगठनों से परामर्श के आधार पर किस व्यक्ति की भूमिका क्या होगी, उसको कौन सा उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, ये पार्टी का नेतृत्व तय करने का काम करता है। क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है? क्या हिंदुत्व की ये जो छवि है योगी आदित्यनाथ की, वही उनकी मजबूती बनेगी क्या? बहुत धन्यवाद आशा। देखिए जी, हिंदुस्तान के अंदर जो आजादी है सबको अपनी बात रखने की, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये अपनी बात रख रहे हैं कि 70 साल के अंदर जो नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया है, तो 70 साल के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस की बेटी को किस तरीके से आधी रात में जला दिया गया वो भी कभी नहीं हुआ। तो जो इनकी सरकार में हुआ है, इनकी सरकार के अंदर महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है? 70 साल में 220 रुपए में सरसों का तेल नहीं बिका, वो भी बिका है। देखिए, संघ प्रमुख से जो मुलाकातें हो रही हैं, इसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं कि कहीं ना कहीं, हमने कल भी आपके चैनल पे कहा था और आज भी वही कह रहा हूँ कि जो तारीखें आ रही हैं शपथ की, शपथ क्यों नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है, मन मुनव्वल चल रही है, कहीं ना कहीं लोगों को मनाया जा रहा है। वो भी देखना बहुत जो है वो उचित होगा कि क्या हो रहा है अंदर। अभी तक क्या वजह है कि शपथ की तारीख जो है ठीक से तय नहीं हो पा रही है। अभी 25 तारीख है, वो कहीं 27 ना हो जाए, हमें तो यही डर लग रहा है। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी। राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा भी रहे हैं बहुत, तो हमें लगता है कि बात मेरी सही जा रही है और सही दिशा में हम हैं। ये देखना बहुत जरूरी होगा। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, क्या आकार होगा मंत्रिमंडल का, हमको इससे लेना देना नहीं है। हमको देखना यह है कि जनता के हित में क्या काम हो रहे हैं, रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, जितने पद खाली हैं सरकारी उसमें भर्ती होगी नहीं होगी। एक जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद शहजाद मुझे ब्रेक लेना है जल्दी से। और हाँ या ना में, प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं है योगी आदित्यनाथ, देश में जब आएंगे एक्सेप्ट होंगे, भविष्य की बात है, लेकिन फिर भी देश के सर्वोच्च पद पे कोई भी बैठा होगा, देश की जनता उसको स्वीकार करेगी, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। हम उनका सम्मान करेंगे। जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम क्यों नहीं सम्मान करेंगे उनका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी नोट के साथ एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूं, मैं वापस लौटूंगी, लेकिन फिर बात इसकी होगी कि वो 75 का जो उम्र का फैक्टर है जिसके बाद लोग बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते हैं, तो क्या योगी के भविष्य के लिए इंतजार करना होगा या फिर ये बहुत जल्द होगा? एक ब्रेक के बाद राजीव भी बने हुए हमारे साथ, तमाम खास मेहमान बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रही इसी चर्चा में वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।